आज राष्ट्रीय गणित दिवस है और इस मौके पर आज हम प्रतिभा के गणित और सांप्रदायिकता के गणित की एक तुलना करेंगे। आज के दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 1887 में आज ही के दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। रामानुजन को अपनी प्रतिभा के दम पर ब्रिटेन की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, जहां पहुंचकर उन्होंने इस समय के अपने उस जमाने के बड़े बड़े अंग्रेज गणितज्ञों को भी अपनी विलक्षण प्रतिभा से अपना प्रशंसक बना लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वर्ष रामानुजन का जन्म हुआ उसी वर्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान ने भारत में सांप्रदायिकता के गणित को समझाते हुए लखनऊ में एक बड़ा मशहूर भाषण दिया था और यही भाषण आगे चलकर धर्म के नाम पर भारत के बंटवारे का आधार बना, पाकिस्तान के जन्म लेने का आधार बना। संयोग की बात यह है कि रामानुजन अपनी प्रतिभा के दम पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और सर सैयद अहमद खान ने उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा करने के बाद भारत में मुसलमानों के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक और यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करके उन्होंने अपना यह सपना पूरा भी कर लिया था। वर्ष 1920 में ही अंग्रेजों को अपनी प्रतिभा का मुरीद बनाने वाले श्रीनिवास रामानुजन की मृत्यु हुई थी और 1920 में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हुई थी। यानी दोनों चीजें एक ही साल में हुई थी। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना और रामानुजन की मृत्यु। अब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज इसी मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि एएमयू जैसे संस्थान देश की ताकत और यहां पढ़ने वाले मुसलमान देश की सॉफ्ट पावर हैं, जिसे पहचानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि समाज में भेदभाव हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी भी वजह से विकास नहीं रुकना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी फैसला लेते समय हमेशा देश को आगे रखकर फैसला करना चाहिए। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ अहम हिस्से आज सुनिए। बहुत दिलचस्प भाषण था ये, और फिर हम प्रतिभा के गणित और सांप्रदायिकता के गणित की एक तुलना करेंगे। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। मुझे बताया गया है कि अभी लगभग 1000 विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहां एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एएमयू की यह भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो देश की ताकत है, वो देखकर, वो सीखकर, उसकी यादें लेकर के ये छात्र अपने अपने देशों में जाएं। इसलिए आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने की। आपको एक तरफ अपनी यूनिवर्सिटी की सॉफ्ट पावर को और निखारना है और दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग के अपने दायित्व को निरंतर पूरा करना है। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे।
भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। साथियों, अपनी इस बात को विस्तार देते हुए सर सैयद ने एक उदाहरण भी दिया था। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार मानव जीवन और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसे ही देश की समृद्धि के लिए भी उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। जब हम इस बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं। वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, हर प्रकार की नेगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा। पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकता। गरीब समाज के किसी भी वर्ग का हो वो इंतजार नहीं कर सकता। महिलाएं, वंचित, पीड़ित, शोषित विकास का इंतजार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, हमारे युवा, आप सभी और इंतजार नहीं करना चाहेंगे। अब वक्त नहीं गंवाना है। सभी को एक लक्ष्य मिलकर, एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से देश भर के विश्वविद्यालयों को जो अनुदान मिलता है उसका 15% अकेले एएमयू के पास ही जाता है। वर्ष 2018 में यूजीसी ने कुल 7,315 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, जिसमें से एएमयू के हिस्से में 1,115 करोड़ रुपए आए थे। 1,115 करोड़। एएमयू में पढ़ने वाले हर छात्र पर केंद्र सरकार औसतन 3,98,000 रुपए खर्च करती है, यानी लगभग 4 लाख रुपए। जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय अभी हमारे देश में सिर्फ 1.25 लाख रुपए है। एएमयू में 28,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और यहां पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या 1,300 से ज्यादा है और इस यूनिवर्सिटी में 98 शिक्षा विभाग हैं। आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला हुआ है, जहां 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि एएमयू से यह दर्जा वापस लेने से जुड़ा एक मामला अभी अदालत में भी लंबित है। एएमयू का कैंपस आकार में आईआईटी दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस से भी बड़ा है। आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एएमयू से ग्रेजुएशन करने वाले पहले भारतीय का नाम ईश्वरी प्रसाद उपाध्याय था, जो भारत के महान इतिहासकार थे। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित जाकिर हुसैन भी एएमयू के ही छात्र थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर देशभक्त खान अब्दुल गफार खान भी एएमयू के छात्र थे और उन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी एएमयू के ही छात्र रहे हैं। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और जफर इकबाल को भारत में खेल की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी इस यूनिवर्सिटी ने देश को न सिर्फ 2 भारत रत्न दिए, बल्कि यहां से पढ़ने वाले बहुत सारे छात्रों ने अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद यही यूनिवर्सिटी कई बार विवादों के केंद्र में भी रहती है।
वर्ष 2018 में इसी यूनिवर्सिटी में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। छात्रों के एक पक्ष का कहना था कि यूनिवर्सिटी से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन छात्रों के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनके पास इस यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन की आजीवन सदस्यता थी। लेकिन अगर ये छात्र चाहते तो उस समय ये प्रदर्शन करते वक्त देश को आगे रखकर इस पर विचार कर सकते थे कि इन्हें देश को तोड़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना चाहिए या फिर देश की एकता और अखंडता चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर फैसले से पहले यह सोचना चाहिए कि देश पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो क्या हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश की यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, वो हर फैसले से पहले ये सोचते हैं देश के बारे में? पिछले वर्ष नए नागरिकता कानून के विरोध में भी एएमयू में बड़े पैमाने पर विरोध हुए थे। यहां भी छात्र देश को आगे रखकर यह फैसला ले सकते थे कि उन्हें इस कानून का विरोध करना है या नहीं, उन्हें सिर्फ एक संप्रदाय के बारे में सोचना है या फिर पूरे देश के बारे में सोचना है। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित कट्टरवादी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की स्थापना भी वर्ष 1977 में एएमयू के ही कुछ छात्रों ने की थी। इस संगठन के कई सदस्यों पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों के आरोप हैं। यह भी आरोप है कि कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई भी एएमयू में बहुत सक्रिय रहता है और वो एएमयू के छात्रों को कई बार स्कॉलरशिप भी देता है। यानी एएमयू अनेकता में एकता की प्रतीक तो है, लेकिन एएमयू की इस पहचान को कुछ लोग धूमिल करना चाहते हैं और इस यूनिवर्सिटी का सांप्रदायिककरण करना चाहते हैं। एएमयू के छात्रों को ऐसे लोगों को बहुत पहचानना होगा और अपनी यूनिवर्सिटी की असली पहचान को कायम रखना होगा। ये बहुत बड़ी बात है और नए भारत में एएमयू की भूमिका ये होनी चाहिए। सांप्रदायिकता के इसी गणित के सहारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया था और आज आपको सांप्रदायिकता के इस गणित को एक गणितज्ञ और राजनीतिज्ञ के जीवन की तुलना से समझना चाहिए। अब आप इसे विडंबना भी कह सकते हैं कि जिन श्रीनिवास रामानुजन ने गणित की दुनिया को महान बड़े बड़े फॉर्मूले दिए, उनकी प्रतिभा को दुनिया ने बहुत देर से पहचाना। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि रामानुजन के फॉर्मूलों से विज्ञान के गहरे से गहरे रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। रामानुजन ने औपचारिक रूप से कभी अपनी शिक्षा पूरी नहीं की थी, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया में पहचाने गए। हालांकि इसमें समय काफी लग गया था। इसका मतलब है कि जो प्रतिभा होती है, जो सत्य होता है, कई बार उसकी गति धीरे होती है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचता जरूर है। जबकि वर्ष 1867 में ही सैयद अहमद खान को ब्रिटेन की सरकार ने सर की उपाधि दी थी, इसीलिए उन्हें सर सैयद कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। इन उपाधियों को देने की शुरुआत पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद हुई थी और ये उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो ब्रिटिश सरकार के हित में काम करते थे, जो ब्रिटिश सरकार को मक्खन लगाते थे। यानी यहीं से भारत के पुरस्कार गैंग की शुरुआत हो गई थी। आजकल आप बहुत देखते होंगे, अवार्ड वापसी गैंग के बारे में आप सुनते हैं, आज पुरस्कार गैंग के बारे में आप सुनते हैं, लेकिन पुरस्कार गैंग की जो शुरुआत थी ये तो उसी जमाने में हो गई थी और पुरस्कार गैंग अब नहीं बना, ये तो उस जमाने से चलता आ रहा है जब चापलूसी के दम पर पुरस्कार ले लिए जाते थे। आज जब आप किसी को सर कहकर बुलाते हैं तो आप सोचते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि यह शब्द गुलामी की भी याद दिलाता है। इसलिए आप चाहें तो सर की जगह श्रीमान शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। खैर, अब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सैयद अहमद खान के राजनीतिक और सांप्रदायिक गणित का एक विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रामानुजन के बारे में एक तथ्य और बताना चाहते हैं। रामानुजन जब ब्रिटेन गए तो वहां उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा। रामानुजन पक्के हिंदू थे और हिंदू धर्म के हिसाब से ही शाकाहारी भोजन किया करते थे, वेजिटेरियन खाना खाते थे, लेकिन ब्रिटेन में वो ठीक से वेजिटेरियन खाना खा नहीं पाते थे, इसलिए उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। लेकिन अंग्रेजों के देश में जाकर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ 80 वर्ष तक जीने वाले सर सैयद अहमद खान थे, जो देखते ही देखते शिक्षाविद वाली छवि से धर्म के नाम पर टू नेशन थ्योरी के जनक बन गए और धर्म की बुनियाद पर ही इस देश के दो टुकड़े बाद में हुए। यानी किसी के लिए धर्म का गणित प्राणों से ऊपर हो जाता है तो किसी के लिए धर्म का गणित लोगों को बांटने वाले फॉर्मूले में बदल जाता है।
सैयद अहमद खान ने वर्ष 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करके अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद मुसलमानों को पश्चिमी देशों की तर्ज पर शिक्षित करना था। इसमें कोई बुराई नहीं है। और यही स्कूल आगे चलकर कॉलेज में तब्दील हुआ और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। वर्ष 1860 के दशक के अंत में सर सैयद अहमद खान अपने 2 पुत्रों के साथ ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे और वहीं तमाम मशहूर यूनिवर्सिटीज में घूमने के बाद उन्होंने अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित करने की अपनी योजना बनाई। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों की संस्कृति से बहुत प्रभावित थे और वो मानते थे कि अंग्रेजों को भारत नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी शासन के तहत ही भारत के मुसलमानों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश संस्कृति से कितना प्रभावित थे, इसे समझने के लिए आज आपको मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। कहा जाता है कि यह शेर मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने सैयद अहमद खान की ब्रिटेन यात्रा के संदर्भ में ही लिखा था। उसी समय अकबर इलाहाबादी के एक मित्र हज की यात्रा पर गए थे और दोनों की तुलना करते हुए उन्होंने क्या लिखा था, अब आप सुनिए। उन्होंने लिखा, सिधारें शेख काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर। सिधारें शेख काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। अकबर इलाहाबादी कहना चाहते थे कि शेख तो काबा जाए, हम इंग्लैंड जाएंगे। शेख बेशक काबा चले जाएं, वो जाते रहें, हम तो इंग्लिस्तान जाएंगे यानी इंग्लैंड जाएंगे। शेख खुदा का घर देखें, पर हम तो खुदा की शान देखेंगे, यानी इंग्लैंड की चकाचौंध देखेंगे, इंग्लैंड का ग्लैमर देखेंगे। सैयद अहमद खान ब्रिटेन की संस्कृति से कितना प्रभावित थे, इसे समझने के लिए आज आपको भारत में मुसलमानों की राजनीति पर लिखी गई एक बहुत मशहूर पुस्तक के कुछ अंश मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और इस किताब का नाम है खिलाफत आंदोलन और इसके लेखक हैं काजी मोहम्मद अदील अब्बासी, जो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कई अखबारों के संपादक भी रहे। इस पुस्तक के पेज नंबर 29 पर वो क्या लिखते हैं तो मैं आपको बताता हूं। पेज नंबर 29 देखिए, ये पुस्तक मेरे हाथ में है, आज इसको हमने पढ़ा और अब आप सुनिए वो क्या कहते हैं। सर सैयद केवल अंग्रेजों के शासन ही से प्रभावित नहीं थे, बल्कि उनकी संस्कृति से भी उतने ही प्रभावित थे। जिस किसी ने तहजीब उल अखलाक इंस्टीट्यूट के गजट का अध्ययन किया या सर सैयद के लेख पढ़े हैं, वो जानता है कि वो अंग्रेजों के तौर तरीकों, उनके रहन सहन और खान पान के कितने प्रशंसक थे, बल्कि पूर्वी रहन सहन की असभ्यता और गंवारूपन मानते थे। बल्कि पूर्वी रहन सहन को असभ्यता और गंवारूपन वो मानते थे, ऐसा इसमें लिखा है। फिर देखिए, इसी पुस्तक के पेज नंबर 26 पर लिखा है कि सैयद अहमद खान कैसे देश की आज़ादी को लंबे समय तक टालते रहना चाहते थे ताकि अंग्रेजों के शासन में मुसलमान आगे बढ़ सकें। इस पेज पर जो लिखा है अब आप वो सुनिए। पेज नंबर 26, देश की आज़ादी को जहां तक संभव हो टाला जाए और मुसलमानों की गरीबी को दूर करने और सम्मानपूर्ण जीवन बिताने के अवसर प्राप्त करने के लिए सरकार की पूरी वफादारी का तमगा हासिल किया जाए, क्योंकि अगर देश आज़ाद हुआ और 3/4 हिंदू और 1/4 मुसलमान होंगे तो पीस दिए जाएंगे। ये भाषण है सर सैयद का। कांग्रेस की स्थापना से पहले तक सैयद अहमद खान देश की आज़ादी के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस की स्थापना होते ही उन्हें लगा कि यह हिंदुओं की पार्टी है और अगर इस पार्टी की सरकार आई तो मुसलमानों को हिंदुओं से दबकर रहना होगा। इसलिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया और यहीं से भारत में बोए गए सांप्रदायिकता के बीजों ने बंटवारे का वृक्ष बनना शुरू कर दिया था। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सांप्रदायिकता के 3 वैचारिक लक्षण होते हैं। पहला लक्षण ये मानना कि हिंदू और मुसलमान दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। दूसरा लक्षण ये कि दोनों समुदाय एक साथ कभी रह ही नहीं सकते। और तीसरा ये कि दोनों समुदायों की संस्कृति, तौर तरीके और रहन सहन बिल्कुल अलग अलग हैं। सर सैयद अहमद खान में ये तीनों वैचारिक लक्षण थे और इन्हीं लक्षणों से ग्रस्त होने की वजह से उन्हें लगता था कि अगर भारत आज़ाद हुआ तो अल्पसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं के नियंत्रण में रहना होगा। इसलिए उन्होंने पहले मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए एएमयू की स्थापना की और फिर समय के साथ साथ 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मजबूत करते चले गए।
देश के अलग अलग धार्मिक समुदायों को हमेशा बांटकर रखने का विचार कैसे आज भी देश की बहुत सारी समस्याओं की जड़ में है, अब आप इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए। वर्ष 1932 में अंग्रेजों ने पुरस्कार गैंग को सबसे बड़ा पुरस्कार दिया, जिसे इतिहास में कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जो मुसलमानों के लिए तो अच्छा था, पर देश के धार्मिक विभाजन और नफरत के विकास में बहुत घातक साबित हुआ। इस कम्युनल अवार्ड के नाम पर मुसलमानों को नौकरियों में अलग पहचान दी जाती थी। अंग्रेजों के शासन में सरकारी नौकरियां भी किसी पुरस्कार से कम नहीं हुआ करती थीं, और सर सैयद अहमद खान ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को सरकारी पदों पर देखना चाहते थे। ये दौड़ दूसरे समुदायों के बीच भी बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी, बहुत तेज हो चुकी थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि वर्ष 1951 तक, यानी आजादी के सिर्फ 3-4 साल बाद तक, भारत में प्राइवेट नौकरियां करने वालों की संख्या 12 लाख थी और सरकारी नौकरियां करने वालों की संख्या 33 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। जबकि आज देश में 2.25 करोड़ लोग सरकारी नौकरी करते हैं और 43 करोड़ लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। कुल मिलाकर अब भारत बदल रहा है, और आज ये सारी बातें जो हम एएमयू के बारे में कह रहे हैं वो ये कि एएमयू जैसे संस्थानों को और यूनिवर्सिटीज को अब एक नई शुरुआत करनी होगी। अब उन्हें अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग राष्ट्रहित में करना होगा। अब उन्हें अपनी सॉफ्ट पावर, अपनी ताकत का प्रयोग देश के लिए करना होगा। बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को चमकाने के लिए करना होगा। भारत के अल्पसंख्यक भारत की ताकत हैं और हमें इसे पहचानने की अब बहुत सख्त जरूरत है। भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद भारत में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, यानी पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं मुस्लिम आबादी के हिसाब से। और ये 20 करोड़ मुसलमान लोग भारत की असली सॉफ्ट पावर है। अब इन 20 करोड़ लोगों को यह समझना होगा कि वो भारत की सॉफ्ट पावर हैं और वो कैसे भारत की ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत अपनी सॉफ्ट पावर को अभी तक ठीक से पहचानने में भी सफल नहीं रहा है, इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। भारत में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों के होने के बाद होना तो यह चाहिए था कि इस्लामिक देशों के बीच भारत का कद और बड़ा होता और मजबूत होता, और भारत इस्लामिक देशों के बीच अपनी बात मजबूती से रख पाता। इस्लामिक देशों में भारत को एक बड़े नेता के रूप में देखा जाता। इस्लामिक देशों में भारत एक स्टेक होल्डर की तरह देखा जाता। लेकिन इसके बावजूद भारत इन देशों के बीच हमेशा आपको बैकफुट पर दिखाई देता है। जहां भारत को स्टेक होल्डर होना चाहिए था, वहां हम अक्सर अपने ऊपर लग रहे आरोपों का ही जवाब देते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे संगठनों में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाए जाते हैं और कहा जाता है कि भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर देश के मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा। यह एक नैरेटिव है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह फैलाया जा रहा है, जबकि सच यह है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 85,67,000 मुसलमान रहते हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 19 करोड़ से ज्यादा है। और ज्यादातर 19 करोड़ मुसलमान बाकी भारतीयों की तरह ही अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे हैं। उनके पास भी वही सारे मौके हैं जो किसी भी भारतीय के पास हैं। लेकिन बहुत चालाकी से कश्मीर की समस्या को भारत के मुसलमानों से जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 85 लाख मुसलमानों के नाम पर 19 करोड़ मुसलमानों को भड़काया जाता है, और यह भारत को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए देश के अल्पसंख्यकों को चाहिए कि वो अपनी सॉफ्ट पावर को पहचानें और देश को बांटने वाली शक्तियों को अब मिलकर परास्त करें। जिन उद्देश्यों के साथ इस तरह की यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी, जो बातें इस तरह की यूनिवर्सिटीज में अब तक पढ़ाई गई हैं, अब हमें उन सब को बदलने की जरूरत है। इसलिए तभी नया भारत बन पाएगा। अब हम आपको एक खबर के जरिए समझाते हैं कि जब किसी देश की सॉफ्ट पावर बदलाव का मन बना लेती है तो इसका नतीजा क्या होता है। बदलाव किसी भी देश में कैसे आता है उसका एक उदाहरण देखिए। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी चुनाव के नतीजों की तस्वीर अब बहुत हद तक साफ हो चुकी है। अब तक के नतीजों में बीजेपी पहली बार कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, यानी बीजेपी को चुनाव में दूसरी पार्टियों से ज्यादा सीटें मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां भी वहां पर बीजेपी से पीछे हैं। कश्मीर में जिला विकास परिषद की कुल 280 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से बीजेपी 50 सीटें जीत चुकी है और 23 पर आगे चल रही है।
यानी करीब 73 सीटों पर बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। इसीलिए बीजेपी वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी के सामने गुपकार गठबंधन की चुनौती थी, जिनमें सारी ये पार्टियां एक साथ मिल गई थी पहली बार। लेकिन चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि 7 पार्टियों के इस गठबंधन को चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। गुपकार गठबंधन 64 सीटें जीत चुका है और 52 सीटों पर आगे है, यानी ये गठबंधन अभी 116 सीटों पर आगे है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गठबंधन में 7 पार्टियां हैं, यानी 7 पार्टियां मिलकर 116 सीटें जीत रही हैं और बीजेपी अकेले 73 सीटें जीत रही है। यह आपको देखना होगा। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी सिर्फ 23 सीटों पर जीत पाई है और 4 सीटों पर आगे चल रही है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 45 सीटें जीत चुकी है, 26 पर बढ़त बनाए हुए है। हम यहां आपको कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे। कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटों पर जीत मिली है और 7 पर वो आगे चल रही है, यानी बाकी के चुनावों की तरह इन चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब है। हालांकि वोटों की गिनती अभी जारी है और इन नतीजों में मामूली बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अगर अंतिम नतीजों में भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी रहती है तो आप इसे कश्मीर में बदलाव की एक बहुत बड़ी शुरुआत कह सकते हैं। यह नए भारत का चुनाव है जिसमें भारत की सॉफ्ट पावर यानी अल्पसंख्यकों ने अपनी ताकत का एहसास सबको करा दिया है। कश्मीर का जो स्कोर बोर्ड है वो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बीजेपी अकेले अपने दम पर 73 सीटें जीत रही है। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने गणित में कई ऐसे फॉर्मूले दिए जिनकी वजह से उन्हें संख्या का जादूगर भी कहा जाता है और अपनी प्रतिभा और मौलिक तर्क शक्ति से उन्होंने गणित में कई महान खोजें की। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैथमेटिकल थ्योरम्स यानी गणित के सूत्रों की खोज शुरू कर दी थी। उन्होंने 32 वर्ष के अपने छोटे से जीवन में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए जिससे गणित के सवाल हल किए जाते हैं और इन्हें शुद्ध गणित की भाषा में आइडेंटिटीज और इक्वेशंस कहते हैं। इनमें से कई सिद्धांत रिजल्ट तो सही देते हैं पर उनके प्रोसेस पर अब भी रिसर्च जारी है। रामानुजन के विचारों की श्रेष्ठता यही है कि वो अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते थे। रामानुजन के रिसर्च पेपर कई बार पत्र पत्रिकाओं और जर्नल्स में नहीं छपते थे क्योंकि संपादक उनकी थ्योरीज को समझ ही नहीं पाते थे, पर बाद में उन्हीं सिद्धांतों से मैथ्स, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाई गई। वर्ष 1919 में उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जिसे मॉक थीटा फंक्शन कहते हैं। यह असंख्य यानी इनफिनाइट होने वाली गणना यानी कैलकुलेशन की समस्या को सुलझाने में काम आता है। लंबे समय तक इसे समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मेहनत करते रहे और वर्ष 2002 में पता चला कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली कहे जाने वाले ब्लैक होल को समझने के लिए मॉक थीटा फंक्शन का प्रयोग ही जरूरी है। यानी रामानुजन अपने समय से 83 वर्ष आगे चल रहे थे। अब इस फंक्शन का इस्तेमाल ऐसी चीज की गणना के लिए भी किया जा रहा है जिसका ग्रोथ पैटर्न समझ में ना आ रहा हो। जैसे कैंसर हो जाने पर शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि रैंडम होती है, यानी पता ही नहीं चलता कि कैंसर किस तरह से फैल रहा है। ऐसे में इसका इलाज बहुत कठिन होता है। अब रामानुजन के फॉर्मूले की मदद से यह तय किया जाता है कि कैंसर पेशेंट को कब और कितनी दवाई दी जाए। अब आपको रामानुजन की महानता साबित करने वाली एक घटना बताते हैं। रामानुजन ने वर्ष 1913 में मशहूर ब्रिटिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर G.H. हार्डी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। प्रोफेसर हार्डी के मुताबिक गणित के जिन सूत्रों को सुलझाने में बड़े बड़े गणितज्ञों को भी 5 से 6 घंटे का समय लगता था, उसे सिद्ध करने के लिए रामानुजन सोचने का भी वक्त नहीं लेते थे। यानी जब तक उनके सामने सवाल लिखा जाता तब तक वो उसका जवाब भी ढूंढ लेते थे। विद्वानों के मुताबिक सिर्फ मानसिक शक्तियों की मदद से ही ऐसा करना संभव नहीं था। कहा जाता है जब भी रामानुजन किसी गणित की समस्या को हल करते थे तब वो अपनी दोनों आंखों के बीच के हिस्से में अपना ध्यान केंद्रित करते थे। योग के मुताबिक ये वही जगह है जहां पर शरीर की आध्यात्मिक शक्तियों का चरम बिंदु होता है। रामानुजन खुद कहते थे कि उनके लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे उन्हें आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। ब्रिटेन के प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ मानते थे और कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 नंबर के पैमाने पर आंका था और इस लिस्ट में उन्होंने खुद को सिर्फ 30 नंबर दिए थे 100 में से, लेकिन रामानुजन को 100 में से 100 नंबर दिए थे।
आप इसे भारत की प्रतिभा को दिया गया महत्वपूर्ण सम्मान भी कह सकते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ब्रिटिश भारत का नागरिक होने की वजह से रामानुजन को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अगर रामानुजन का जन्म भारत के बदले उस समय यूरोप के किसी देश या अमेरिका में हुआ होता तो शायद बहुत पहले ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया होता और उन्हें आधुनिक दौर का सबसे महान गणितज्ञ भी मान लिया गया होता। हालांकि ये रामानुजन की असाधारण प्रतिभा ही थी जिसने ब्रिटिश शासन के बावजूद उन्हें इतना कामयाब बनाया। आज भी हमारे देश के कई बच्चों को गणित से बहुत डर लगता है। आप में से भी ज्यादातर लोगों को स्कूल में, कॉलेज में गणित से बहुत डर लगता होगा और हो सकता है आज भी आपके घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा हो जो मैथ से बहुत डरता होगा। गणित का नाम सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता होगा और गणित के डर की वजह से ही कई बच्चे इससे दूरी बना लेते हैं, इसे पढ़ते नहीं और इससे बच्चों के ज्ञान में कमी आती है। ये एक प्रकार की चिंता है जो उनके मन में बैठ जाती है। इसे मैथ एंजाइटी भी कहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका के 93% लोग गणित को लेकर थोड़ी या ज्यादा चिंता जरूर करते हैं और भारत में भी लगभग 10 लाख छात्र इससे पीड़ित हैं। भारत में 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के युवा दूसरी कक्षा के स्तर का गुणा भाग भी नहीं कर पाते। हालांकि मैथ्स के डर का इलाज संभव है। शिक्षक चाहें तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, आसान तरीके से इसे पढ़ाकर बच्चों का डर दूर कर सकते हैं और उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं। छात्रों के लिए भी जरूरी है कि मैथ्स को समझने के लिए वो हमेशा सवाल पूछते रहें। मैथ्स के सिद्धांतों को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें और सबसे आखिर में माता पिता भी इस बात का ध्यान रखें कि हर बच्चा अपनी रफ्तार से ही सीखता है। सबकी रफ्तार अलग अलग होती है। दूसरों से अपने बच्चों की तुलना ना करें और अपनी उम्मीदों का बोझ अपने बच्चों पर बिल्कुल ना डालें। इसलिए रामानुजन की कहानी आज हमने आप सबको सुनाई ताकि आप सबके मन में भी अगर गणित को लेकर कोई डर है तो उसे दूर किया जा सके। और दूसरी बात ये कि दुनिया में कामयाबी के लिए आप कितने भी गणित लगा लीजिए, आप जाति का गणित लगा लीजिए, संप्रदाय का गणित लगा लीजिए, कोई और गणित लगा लीजिए, लेकिन मेहनत का और मेरिट का जो गणित होता है उसे कोई नहीं बीट कर सकता। हालांकि आज बच्चों के लिए कैलकुलेटर से लेकर कंप्यूटर तक सब कुछ है। कोचिंग क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऐप्स हैं और माँ बाप भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। फिर भी इन्हें गणित से डर लगता है, जबकि रामानुजन ने इन सुविधाओं के बिना ही बिल्कुल सटीक गणना करना सीख लिया था। उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। उनके जमाने में ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, ऐप्स नहीं थे, कोचिंग क्लासेस नहीं थी। इस तरह से रामानुजन के जीवन का संदेश हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा है और वो ये कि समस्याओं से डरना नहीं, उन्हें हल करने का तरीका खोजना चाहिए। अब हम उस प्रदूषण की बात करेंगे जिसने भारत के लोगों के जीवन का गणित पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है और ये जो खबर है ये बहुत खतरनाक खबर है और इस खबर को देखने के बाद आप प्रदूषण को हल्के में लेना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। देश की सबसे बड़ी रिसर्च संस्था ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने आज देश में प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े जारी किए हैं। हमारे देश में नहीं बल्कि हर देश में, दुनिया भर में लोग सबसे ज्यादा जिस चीज से डरते हैं वो है मृत्यु। कोई भी मरना नहीं चाहता। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले वर्ष यानी 2019 में 16 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मारे गए। इनमें से 9,80,000 लोग हवा में PM 2.5 का स्तर ज्यादा होने की वजह से मरे, जबकि 6,10,000 लोग इंडोर पॉल्यूशन यानी घर के अंदर मौजूद प्रदूषण की वजह से मारे गए। हमारे देश में प्रदूषण से हर रोज 4,383 लोग और हर घंटे 282 लोग मर रहे हैं। देश में होने वाली कुल मौतों में से 18% के लिए प्रदूषण ही जिम्मेदार है। पिछले 29 वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन में यह पता चलता है कि भारत में इंडोर एयर पॉल्यूशन में 64% की कमी आई है, लेकिन आउटडोर एयर पॉल्यूशन 115% तक बढ़ गया है। यानी प्रदूषण से सुरक्षित तो आप अपने घर में भी नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकलना कहीं ज्यादा खतरनाक है। इन आंकड़ों में प्रदूषण की वजह से भारत को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन भी है। भारत को प्रदूषण की वजह से पिछले वर्ष 2,60,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यह नुकसान भारत की कुल GDP के 1.4% के बराबर है। एयर पोल्यूशन डेथ्स जो जिन टाइप ऑफ डिजीजेस को कंट्रीब्यूट करता है वो होती हैं फेफड़े की बीमारियां, हार्ट डिजीजेस, दिल की, स्ट्रोक, डायबिटीज और प्रीमेच्योर बर्थ्स ऑल्सो। तो काफी और भी रिस्क्स हैं जिनकी वजह से ये डेथ्स होती हैं।
तो अगर हम वो सारे रिस्क की कंट्रीब्यूशन ऐड अप करें तो वो बहुत हो जाती है। इसीलिए ये एयर पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, ये 18 लाख 17 लाख लोग डेथ्स को, और हम ये कह रहे हैं कि अगर एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहता तो ये 17 लाख डेथ्स अवॉइड हो सकती हैं। ये काफी बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसको पूरा समझने के लिए ये बैकग्राउंड भी जरूरी है। कुल मिलाकर यह भी संभव है कि अब तक तो किसी की मृत्यु होने पर लोग ये कहा करते थे कि इस व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हुई, कैंसर से हुई या किसी अन्य बीमारी से हुई। आपने देखा होगा जब आसपास किसी की मृत्यु होती है तो आप ज़रूर पूछते हैं कि क्या हुआ था, और लोग फिर बताते हैं कि कौन सी बीमारी से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। लेकिन अब वो समय आ गया है जब लोग ये कहेंगे कि ये व्यक्ति प्रदूषण की वजह से मारा गया। लंदन में हाल ही में एक 9 वर्षीय लड़की की मौत के मामले में ऐसा ही हुआ है। 9 वर्ष की एक लड़की जिसका नाम है एला डेब्रा, इस लड़की की फरवरी 2013 में अस्थमा का गंभीर अटैक आने की वजह से मौत हो गई थी। एला के फेफड़ों में जो कण पाए गए वही कण एला के घर से 1.5 किलोमीटर दूर बने पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन में भी पाए गए। अस्पताल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के बाद लंदन में एला की मौत की वजह से लेकर जांच शुरू हुई। 7 वर्षों के बाद इस बच्ची की मौत की वजह प्रदूषण को पाया गया। इस फैसले में लिखा गया है कि इस बच्ची को अस्थमा का गंभीर अटैक प्रदूषण की वजह से आया था और प्रदूषण ही उसकी मौत की वजह बना। अब आपको बताते हैं कि आज लंदन में हवा की गुणवत्ता कैसी है और भारत की राजधानी दिल्ली की हवा का क्या हाल है। लंदन में PM 2.5 यानी हवा के बारीक कणों का स्तर 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा होना खतरनाक माना जाता है। आज लंदन में PM 2.5 का स्तर 80 है, 80, और PM 10 की मात्रा 27 है। ये लंदन का हाल है। जबकि दिल्ली में आज PM 2.5 398 है और PM 10 की मात्रा 404 है। अब आप सोचिए कितना अंतर है दोनों देशों में, दोनों शहरों में। भारत में PM 2.5 का स्तर 50 से ऊपर होने को खतरनाक माना जाता है और इसका स्तर आज 398 है। भारत में पिछले वर्ष प्रदूषण की वजह से 16 लाख लोग मर गए, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस साल 1.5 लाख लोग मारे गए और प्रदूषण की वजह से आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। प्रदूषण से मर रहे हैं 16 लाख, सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं 2 लाख और कोरोना वायरस से मर रहे हैं 1.5 लाख। इस कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश में कितना डर है, कितनी सारी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे 1,46,000 लोग मरे हैं और प्रदूषण से मरे हैं 16 लाख लोग। भारत में पिछले साल ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 2024 तक PM 2.5 यानी हवा के जहरीले कणों में कमी लाने का लक्ष्य है, लेकिन हर साल प्रदूषण का स्तर घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण किस जगह से बढ़ रहा है ये हम सब जानते हैं। तेजी से कटते हुए पेड़, बढ़ती गाड़ियों की संख्या, डीजल जनरेटर्स, निर्माण कार्य यानी तरक्की करने के नाम पर किए जा रहे सभी काम बदले में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। हमारे वेदों में प्रकृति का सम्मान करते हुए विकास करने की सीख दी गई है, लेकिन हम वो पाठ भूल चुके हैं। वेदों में शांति का पाठ करते हुए सबसे पहले प्रकृति का सम्मान किया जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये शांति पाठ सुना हो या स्वयं भी किया हो, लेकिन इसके अर्थ से हमने ज्यादा मतलब नहीं सीखा या फिर ज्यादा मतलब रखा नहीं। आज आपको वो पाठ सुनाते हैं और इसका अर्थ भी समझाते हैं। इस शांति पाठ का सार यह है कि स्वर्ग लोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी, जल, औषधियां शांत हों, सर्वत्र शांति हो। अथर्ववेद में वायु को प्राण कहा गया है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश ये सृष्टि के आधारभूत महातत्व हैं। इनमें वायु का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन हमने प्रकृति से मिले हवा और पानी को जहरीला करके खुद की मौत का सामान इकट्ठा कर लिया है। प्राकृतिक हवा को हम एयर कंडीशनर और हीटर से बदल देते हैं। ताज़े भोजन को फ्रिज और माइक्रोवेव से अपने हिसाब से ठंडा या गर्म कर लेते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की जगह इंसान ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढालने की कोशिशें की है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध जाना संभव नहीं है। इसलिए आज हमारे पास आसपास की हर चीज जहरीली है, चाहे हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो। अब वही जहर हमें हर सांस के साथ वापस मिल रहा है जो हमने पैदा किया है। अब स्थिति यह है कि हम सांस लेंगे तो भी मरेंगे और नहीं लेंगे तब तो मरना निश्चित ही है। हो सकता है कि आपके घर के पास
ऐसी कोई ना कोई जगह जरूर हो जहां पेड़ लगाए जा सके, कोई पौधा उगाया जा सके। लेकिन हम में से कितने लोग ये कोशिश करते हैं? हम में से बहुत से लोग कुछ कदम की दूरी पैदल चलकर पूरी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग छोटी दूरी के लिए भी गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने के ये कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जो प्रदूषण भी कम कर सकते हैं, और इसके लिए हमें थोड़े आराम का त्याग करना होगा, जिसके बदले में हमें बेहतर पर्यावरण मिल सकता है। अब फैसला आपको करना है। अब हम आपको एक ऐसी महिला की रहस्यमयी मौत की खबर दिखाएंगे जिसने 4 वर्ष पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई माना था और रक्षाबंधन के दिन उनसे रक्षा का वचन लिया था। और इस महिला का नाम है करीमा बलोच, जिन्होंने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन के दिन एक वीडियो संदेश भेजा था। और आगे हम बढ़ें उससे पहले आप वो वीडियो संदेश सुनिए और फिर हम आपको करीमा बलोच के साथ क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे। 19 अगस्त 2016 को ये संदेश इन्होंने भेजा था, और आप सोचिए आज यानी लगभग 4 साल के बाद जो करीमा बलोच हैं इनकी हत्या हो जाती है। आज ये हमारे बीच में नहीं है। जो संदेश जिस दिन उन्होंने भेजा था 19 अगस्त को, इससे ठीक 4 दिन पहले यानी 15 अगस्त 2016 को जो भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया था। करीमा पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान की ही रहने वाली थी और पाकिस्तान से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ रही थी। 4 वर्ष पहले वो शरणार्थी बनकर अपने पति हम्मल हैदर के साथ कनाडा के टोरंटो शहर आ गई थी, और रविवार दोपहर को करीमा बलोच अचानक से लापता हो गई। उनके पति ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कल यानी सोमवार को करीमा का शव टोरंटो में एक झील के किनारे मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा का वचन मांगने वाली करीमा बलोच अब इस दुनिया में नहीं है, और यह बड़ी दुखद बात है। प्रधानमंत्री मोदी को रक्षाबंधन का संदेश भेजने के बाद से करीमा बलोच पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के निशाने पर लगातार थी। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या करीमा बलोच को प्रधानमंत्री मोदी से रक्षा का वचन मांगने की सजा मिली है? क्या बलूचिस्तान की आजादी मांगने की सजा मिली है? पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों पर कई दशकों से अत्याचार कर रही है। करीमा बलोच पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठाती थी। पाकिस्तान की सेना की जाति को दुनिया के सामने सबूतों के साथ रखती थी। बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन से जुड़े लोग करीमा बलोच की मौत के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। इससे पहले भी बलोच नेशनल मूवमेंट के कार्यकर्ताओं की विदेश में संदिग्ध मौतें होती रही हैं, हत्याएं होती रही हैं। इसी वर्ष मार्च में द बलूचिस्तान पोस्ट के चीफ एडिटर साजिद हुसैन स्वीडन में लापता हो गए थे और बाद में उनका भी ऐसे ही शव मिला था। करीमा बलोच की संदिग्ध मौत का सच पता करने के लिए हमारे सहयोगी चैनल वियॉन ने टोरंटो पुलिस से बातचीत की, और इस बातचीत में टोरंटो पुलिस ने बताया कि वो करीमा बलोच की मौत को संदिग्ध नहीं मान रही है और इस मामले की जांच आपराधिक एंगल से नहीं कर रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो इसे हत्या मान ही नहीं रहे हैं। करीमा बलोच 37 साल की थी। वो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने बलूचिस्तान में महिला अधिकारों के लिए भी बहुत काम किया था और 2016 में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में करीमा बलोच का नाम भी शामिल था। उन्होंने बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में कई बार उठाया था। और करीमा बलोच ने वर्ष 2016 में जी न्यूज के साथ भी एक बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी जान को खतरा तब भी उन्होंने बताया था, और तब करीमा ने जी न्यूज से क्या कहा था आज आपको सुनिए। और कई बार ये बातें सुनकर आपको लगेगा कि कई बार लोग पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन कितना मुश्किल होता जा रहा है, उन पर कितना दबाव है, उनकी जान को कितना खतरा है, लेकिन दुनिया तब उसे हल्के में लेती है और एक दिन वो व्यक्ति आपके बीच में से चला जाता है। और करीमा बलोच के साथ ठीक यही हुआ। 4 साल से वो यही बात कहती आ रही हैं कि उनकी जान को खतरा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आज 4 साल के बाद अचानक से ये खबर आती है कि वो इस दुनिया में नहीं है। बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई का इतिहास बहुत पुराना है
और वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जब भारत के दो हिस्से हुए थे। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलन चल रहे हैं और इन आंदोलनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना वर्षों से क्रूरता की सारी हदें पार करती आई है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 1100 लोग वहां से लापता हो गए थे। बलोच नेशनल मूवमेंट नाम की संस्था के मुताबिक जुलाई 2019 में पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में 80 बार सैन्य कार्रवाई की थी। बलोच नेताओं के मुताबिक पिछले एक दशक में करीब 5000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। बलूचिस्तान में अक्सर लापता लोगों के परिवार वाले प्रदर्शन करते रहते हैं। वो सरकार से लापता लोगों की जानकारी देने की मांग करते हैं। पाकिस्तान की सेना पर लापता लोगों के परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि सेना सरकार का विरोध करने वालों को उठाकर ले जाती है और फिर उनकी निर्मम हत्या कर देती है। बहुत सारे वीडियोस भी अक्सर सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं कि किस तरह वहां पाकिस्तानी सेना अत्याचार करती है, कैसे लोगों की हत्याएं करती हैं, खुलेआम गोली मार दी जाती है। लेकिन आज हम एक और विचार आपके सामने रखना चाहते हैं और पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। जी न्यूज़ 180 देशों में देखा जाता है, इसलिए अब समय आ गया है कि जिस तरह भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को न्याय दिलवाया था, उनका साथ दिया था, उन्हें उनका अपना देश बनाकर दिया था और पाकिस्तान को तोड़ दिया था। अब समय आ गया है कि वही ऑपरेशन दोबारा किया जाए। उसी तरह अब भारत को बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से आजाद कराने की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर की तो आजादी की बात करता है पर अपने घर में आजाद बलूचिस्तान की मांग को कुचलता है, हजारों लोगों को मार डालता है। ऐसा ही उसने 1970 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में किया था, पर वहां बगावत हुई और भारत की मदद के बाद बांग्लादेश बना। अब एक बार फिर पाकिस्तान के नक्शे में बदलाव की जरूरत है ताकि बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार रोके जाएं और बलूचिस्तान को आजादी मिले। और बलूचिस्तान के लोगों को न्याय दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका भारत की हो सकती है, जैसा भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के मामले में 1971 में किया था। लेकिन इस बार सिर्फ एक देश नहीं, इस बार एक जगह नहीं, 2 जगहों को आजाद कराना होगा। एक है पीओके और दूसरा है बलूचिस्तान, और पूरा भारत इंतजार कर रहा है ये कब होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.